नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से, क्योंकि संविधान पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए। आज संविधान पर चर्चा के लिए सबसे पहले शुरुआत लोकसभा में हुई, और इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, और सीधा ये कह दिया कि बीते कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान एक पार्टी की देन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस दौरान राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे तो शेम शेम के नारे लगाए जा रहे थे विपक्षी सांसदों की तरफ से। वजह यह थी कि पंडित नेहरू का नाम राजनाथ सिंह की तरफ से नहीं लिया गया। जवाब देने के लिए अपना डेब्यू आज किया है प्रियंका गांधी ने। पहली स्पीच उन्होंने सांसद के तौर पर लोकसभा में दी, खड़ी हुई और तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने जरूर बताया कि इस देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्नाव से लेकर हाथरस से लेकर संभल से लेकर तमाम मुद्दों को उठाती हुई प्रियंका गांधी ने कहा कि वो सरकार है जो आलोचना से डरती है, जिसे आलोचना से डर लगता है, और ये डर का माहौल पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही ये भी कह दिया उन्होंने कि डराने वाले सुन लें कि बहुत दिनों तक कायर के हाथ में सत्ता रहने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे जिक्र करते हुए ये भी साफ कर दिया कि कब तक पंडित नेहरू से सवाल पूछते रहेंगे, कब तक पंडित नेहरू पर कटाक्ष करते रहेंगे, आपने क्या किया, अब देश ये जानना चाहता है। कुल मिलाकर अपनी पहली स्पीच में प्रियंका गांधी फायर मोड में नजर आई। एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला, किसानों का मुद्दा उठाया, अडानी का मुद्दा उठाया, और सीधे तौर पर यह कहा कि 2024 में संविधान बदलने चले थे, लेकिन जनता ने मजा जो है वो चखा दिया, और जो सीटें लाने का दावा किया जा रहा था वो सीटें नहीं आई। हालांकि अखिलेश यादव भी इसी मोड पर बोलते हुए नजर आए। उन्हें अल्पसंख्यकों की चिंता हुई और कहा कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर संविधान बहाना था, अपने अपने हितों को साधना था, अपने अपने एजेंडे को साधना था। अब इसमें कौन है अव्वल, कौन जीता, किसको मिले नंबर, इसी पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज सदन में क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। तो कुल मिलाकर संविधान पर चर्चा हुई और अपने अपने मुद्दों को तय कर लिया गया। सत्ता पक्ष ने अपने मुद्दे तय कर लिए, प्रियंका गांधी ने बता दिया उनकी लाइन क्या है, और अखिलेश यादव ने भी बता दिया कि वो आने वाले वक्त में किस लाइन पर चलने वाले हैं। इसी पर कर रहे हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान हैं शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अवनीश अवस्थी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, विनय कुमार सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संजीव कौशिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आपको जिसमें फायर नजर आता है उसी में प्रियंका गांधी को कायर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकते हैं कि जिस कायरता की वो बात करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान पिछले
अगर मैं खास तौर पर बात करूं 2014 के बाद से जो बढ़ा है वो अविस्मरणीय है। इस देश को और इस देश के प्रधानमंत्री को जो नई ख्याति मिली है वो इस दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। चाहे दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हो, मैं सबका नाम लेना जरूरी नहीं समझता, और उनका कहा गया कथन हिंदुस्तान के बारे में हो और इस देश में कहे गए तमाम बड़े बिजनेसमैन की विषय की अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने जो हिंदुस्तान को लेकर कहा वो बताता है कि भारत किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जाने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ परिवार और पार्टियां जो हैं वो खत्म होने की तरफ और उसके कगार पर जरूर हैं, और इस वजह से उनको जो है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में, हिंदुस्तान की जुडिशरी में, मीडिया में हर जगह कमियां दिखाई देती हैं। वो तो देखने वाली बात है ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ग्लास में आधा या तो ग्लास खाली है या आधा भरा है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही देखेगा। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को ऐसा लगता होगा तो उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना जरूर चाहता हूं कि आज जो उनकी स्पीच थी वो राहुल गांधी से बेहतर थी, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वो बोली, मुद्दे उठाए, लेकिन जाते जाते उन्होंने भी वही संभल, वही मुसलमान, अखिलेश यादव वही मुसलमान, दूसरे दर्जे के नागरिक। समझ में नहीं आता कि संसद में बोल रहे हैं, लेकिन खास तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं वो उलेमाओं का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा होता कि वहां पर जो है मुस्लिम क्लेरिक्स को एड्रेस करना है, मुस्लिमों को एड्रेस करना है। अरे भैया, शिवम शाम को भी एड्रेस कर लो कभी जीवन में। लेकिन मैं मानता हूं ऑल अलोन जिस तरह की चीजें रही, बहुत अच्छा, चर्चा अच्छी है। आदरणीय सारे मुद्दे तो उठाए शिवम त्यागी जी, आप तो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के, पहले प्रधानमंत्री इस देश के, उनका नाम तक लेना जरूरी नहीं समझते हैं? मैं मानता हूं कि इतिहास में इस देश के लिए किसने क्या किया है वो सबके सामने है, किताबें हैं, चीजें लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, लेकिन इतिहास में खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जो संविधान की प्रति को लेकर राहुल गांधी घूमते रहते हैं, उसके प्रति इन्होंने क्या किया है वो ये देश बहुत अच्छे तरीके से जानता है। संविधान को साथ में लेकर घूमने से अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किए गए पाप जो है वो कभी जवाब मिला है आज आपको? माथे पर संविधान लगा देने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मणिपुर पर शिकन नहीं पड़ती है, संबल पर शिकन नहीं पड़ती है, उन्नाव पर शिकन नहीं पड़ती, हाथरस पर शिकन नहीं पड़ती माथे पर। संविधान की खाली कॉपी को लेकर हाथ में ऐसे घुमाने से अगर कुछ चीजें बदल जाती तो बात ही क्या थी। ये तो आज उनके ही जो अलाय है मनोज झा ने कहा है, आरजेडी ने, और संविधान बदलने वाले आज संविधान लेकर घूम रहे हैं। इससे कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। इस देश में आर्टिकल 356 जो है उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हुआ है, चाहे नेहरू जी ने 7 बार सरकारें गिराई हो, इंदिरा जी ने 51 बार, राजीव जी ने 6 बार, नरसिंह राव जी ने 11 बार, मनमोहन सिंह जी ने 12 बार। आज तो प्रियंका गांधी जी ने कह दिया ना, कब तक नेहरू 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 करते रहेंगे। तब तक ये मतलब कमाल बात है। नेहरू ने क्या किया वो तो आप पूछते रहिएगा, लेकिन आपने क्या कहा ये मतलब कमाल बात है। अगर क्रेडिट लेना है तो उसमें नेहरू जी को सबसे पहले लाना है। नहीं ले रही, लेकिन भाजपा अगर कहे कि नेहरू जी, आज उन्होंने कहा भाषण से हटा दीजिए, किताबों से हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है वो हमेशा देश के साथ रहेगा। वही तो बता रहा हूं, उन्होंने जो किया है इस देश के लिए वो बताना जरूरी है। तहसीन पूनावाला जी 2014 हारे, 2019 हारे, 2024 का चुनाव जिस चेहरे के साथ मुकाबला करके आप हार गए, उसी चेहरे में आपको कायरता नजर आ रही है? जी, पहले तो मैं एक बात शिवम जी का जवाब दे दूं कि शिवम और शाम और सुलेमान तीनों मिलकर इस देश के संविधान की रक्षा करते हैं। तो अगर शिवम और शाम की बात करते हैं तो सुलेमान की भी बात करना चाहिए। लेकिन हम तो करते हैं मणिपुर, की बात। लेकिन मणिपुर के अंदर न शिवम न सुलेमान कोई भी सुरक्षित नहीं है। रॉकेट से अटैक हो रहे, ड्रोन से अटैक हो रहे मणिपुर के अंदर। भारत का हिस्सा है और संविधान ये कहता है कि मणिपुर की रक्षा करना माननीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इसलिए बात आती है बात। नेहरू जी को एक्नॉलेज नहीं किया माननीय रक्षा मंत्री ने, कोई बात नहीं, लेकिन आपके माध्यम से देश के आवाम को बताना चाहता हूं कि जो हमारा बेस, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 1947 से पहले 1930 रवि नदी के किनारे नेहरू जी ने उसको रिलीज किए थे। तब कांग्रेस ने उस पर मंथन किया था। और फंडामेंटल राइट्स, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कि जब भारत आजाद होगा उसकी जब कल्पना की गई थी वो नेहरू जी ने लिखे थे। ये बात भी ये नहीं बताई गई। कोई बात नहीं, नेहरू जी से आप नेहरू जी को इग्नोर तो कर सकते, लेकिन नेहरू जी को तब इग्नोर नहीं करते जब अपनी सारी गलतियां ये नेहरू जी के ऊपर थोपते, इंदिरा जी पे थोपते, राजीव जी पे थोपते। तो जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि फिर सीखिए उनसे, माफी भी मांगी थी उन्होंने, माफी भी मांगी थी और चुनाव भी कराया था कि नहीं कराया था। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। बात संविधान की आती, संविधान कहता है कि ये
जमहूरियत का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर चलना चाहिए। प्राची जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसी सरकार है, वर्तमान सरकार, जो डिबेट से भागती है। देश में मुद्दा, चर्चे का मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, संबल, बांग्लादेश, सीरिया में भारत के इन्वेस्टमेंट है, उस एरिया में भारतीय रहते। वर्तमान सरकार भागती है, 50,000 रुपए के लिए हाउस को स्थगित करती है, 50,000 रुपए के लिए करोड़ों रुपए का हाउस नहीं चलने देती। देखिए, दो बातें सीन आपकी बातों से, फिर मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ। पहली बात, जब आपने कहा कि संभल का जिक्र करते हैं लेकिन शिवम और श्याम का जिक्र क्यों नहीं करते, ये इसीलिए क्योंकि आज आप संभल के दर्जी को तो याद कर रहे थे लेकिन उदयपुर के दर्जी को आपने याद नहीं किया, इसीलिए सवाल खड़े हो जाते हैं। और दूसरा, ये मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कायरता की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? जिस शख्स से आप 3 चुनाव लगातार हार रहे हैं, जिस शख्स के चेहरे पर जनता वोट दे रही है, क्या वो कायर है? मतलब जनता ने कायर के हाथ में कमान संभाल दी। दो चीज मैं नहीं मानता हूं, कोई भी व्यक्ति, खास करके कोई भी प्रधानमंत्री कायर होते, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं सारे प्रधानमंत्री कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते, चाहे आपके कितने भी डिफरेंसेस हो। लेकिन आपने क्योंकि कन्हैयालाल जी का जिक्र किया, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, टेरर चार्जेस लगाए उन कातिलों पर, टेरर चार्जेस। और क्या हो गया? भाजपा ने क्या करी? क्या भाजपा ने उस स्लोगन सर तन से जुदा, जिसके लिए मैं एडवोकेट कर रहा हूं, उसको टेरर चार्जेस में इंक्लूड किया? कतार के सामने सर झुका दिया। ठीक है, शिवम जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि वो नेहरू जी के बारे में बात नहीं करते, नेहरू जी को क्रेडिट नहीं देते। अरे मैं तो कहता हूं ये सर्दी है, गर्मी है, बारिश, ये धूप, ये सब नेहरू जी की वजह से ही है भाई। मेरी सांसें उन्हीं की वजह से। और बताओ क्या कर दूं? इस देश में जितनी भी चीजें हैं सब नेहरू जी की वजह से हैं। और बताइए क्या कह दूं? मतलब क्या कहा जाए? इस देश के संविधान को लिखने में, बनाने में उन्हीं का योगदान है, अम्बेडकर जी का तो है ही नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने इस देश के लिए काम किया उन्हीं का है, बाकी तो किसी का है ही नहीं। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये याद रखिए कि इस देश में जो आज उनका मतलब नवासा कहूं या क्या, जो संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो इसी खानदान ने किया है। मैं फिर से कहता हूं, इस देश में आर्टिकल 356 लगाकर जितनी सरकार है इस खानदान ने गिराई, बाकी किसी ने नहीं गिराई। और जितनी आलोचना आप नेहरू जी की कर लेते हैं और जितना उनके योगदान को आप एड्रेस करना भूल जाते हैं, तो फिर गुंजाइश रखिए ना। और संविधान, अगर कांग्रेस कुछ कहती है तो सुनिए उसे उतने ही बड़े मन से। हम तो सुन रहे हैं, शांति से सुना हमने, बिल्कुल फिर आप कहते हैं ना पीएम और दूसरा, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। और दूसरा, 80 से ज्यादा बार संविधान बदलने वाले भी यही हैं। चाहे वो नेहरू जी 17 बार बदले, इंदिरा जी 40 बार बदले और तमाम लोग बदले। और संविधान की आत्मा जो है प्रियम्बल, उसी को बदल दिया। ठीक है, जवाब एक बहुत छोटा जवाब। नो इफ नो बट, कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया है। ये लोग सरकार गिराते हुए बिना उसका दुरुपयोग करें। ये तो सरकार है, पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ देते, पूरी की पूरी सरकारें गिराते। येदियुरप्पा जी इंडिया टीवी पे लाइव थे जब कांग्रेस की सरकार गिरी कि जो भी भाग गया मैं सबको मंत्री बनाऊंगा, सबको बनाऊंगा, और बनाए मंत्री। अब इनकॉम्पिटेंसी है उनकी, इनकॉम्पिटेंसी है, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर पाते। अच्छा चलिए, विनय कुमार जी, विधायकों के इनकॉम्पिटेंट के, लेकिन कांग्रेस वालों को बनाना है। आप मुझे बताइए या समाजवादी पार्टी मुझे बताइए कि क्या इस देश में संविधान है या नहीं? संविधान से चल रहा है अभी इस वक्त देश के नहीं चल रहा है? विनय जी देखिए, मैं एक चीज मैं बता दूं, शिवम जी भी बात कर रहे थे संविधान की। संविधान वो शक्ति है इस देश की कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारत का संविधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को कितना समझती है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं। कि कई नेताओं ने कहा 400 पार हम संविधान को बदल देंगे। हेगड़े ने कहा, लल्लू सिंह ने कहा, तमाम ऐसे नेता। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को निकाला? उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि वह संविधान को बदलना चाहते थे। हम तो नमस्कार करेंगे इस जनता जनार्दन को, इस देश की जनता जनार्दन को, जिसने इनको दिखा दिया संविधान और लोकतंत्र के ताकत को दिखा दिया और इनको ले आकर के ऐसे जगह रोक दिया कि ये बैसाखियों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। संविधान वो ताकत है। संविधान डिस्टर्ब ना कर, बोलने दीजिए। चुनाव में कितनी सीटें जीते? देखिए, कितनी जीते दिखाइए। आपको पटकनी थी है, कितनी सीटें जीते? 37 सीटें जीत के आप। अरे उपचुनाव जो अभी हुआ है, अयोध्या भी हराया है, चित्रकूट भी हराया है। अभी उपचुनाव में कितनी सीटें जीते हो? मैं ये कह रही हूँ विनय जी, मेरा सवाल ये नहीं था। लगा के इस तरीके से नहीं बता सकते तो जानवर और सांड भागते हैं, जिन्हें परिवार से मतलब नहीं होता। आपको क्यों डर लगता है इतना? लाल टोपी से क्यों डर लगता है इतना? लाल टोपी का भाई मैंने तो कहा ही नहीं, कहा जाता है, मैंने तो कहा ही कोई परिवार। ये लाल टोपी तो रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। इतना डर नहीं, लाल टोपी देखते ही हमारी तो माता बहन एकदम वहां से जगह छोड़ देती है भाई।
बात करते हैं। शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, अच्छा उनको किया आपने अच्छा मुझे उनको 4 जगह रिएक्शन छोड़ मत कर करिए। दूसरा आप बोलिए दिया। विनय जी मेरा सवाल सुन लीजिए और प्लीज शिवम जी उनके बीच में ना बोले, इससे चर्चा पूरी भटक जाएगी, यूपी पर आकर केंद्रित हो जाएगी। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ विनय जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, ये देश अभी संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ ना में उत्तर संविधान दीजिए। से चल रहा होता तो संभल में इस तरह से सरकार के रहते हुए अधिकारियों द्वारा क्या वहाँ पर हत्या की जाती लोगों की? यानी संविधान नहीं है? यह संविधान है? कहाँ से संविधान है? यानी इस देश लोगों में के हक और संविधान नहीं अधिकार है? को छीना जा रहा अरे है, सर, स्पष्ट लोगों की करिए। नौकरियों को इस छीना देश जा रहा है, में संविधान नहीं नौकरियों है। का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। इस कहाँ देश है में संविधान नहीं है, मैं पूछ रही हूँ, इस देश में नहीं अभी है। संविधान नहीं है, संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने का कर दिया, प्रयास किया जा रहा है, कुचक रचा जा रहा है। मतलब भारतीय जनता 400 पार्टी सीटों की से तरफ। कम पर रोक दिया, उसके बाद भी बदल दिया इन्होंने संविधान। क्या बदलने फायदा नहीं रहा दिया 37 जनता ने सीट लाने का? ना, जनता ने बदलने लेकिन अब नहीं तो कह रहे दिया थे नहीं है संविधान। संविधान को बदलने नहीं दिया। संविधान की है कि ताकत नहीं? इन्हें दिखी है। संविधान है कि नहीं? संविधान को इन्होंने बदलना चाहा लेकिन जनता ने रोका है। हाँ। लेकिन आज भी कुछ चक्कर जारी है इनका। सर ये कम से कम सत्ता के संविधान बल पर चर्चा संविधान करते का करते दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान पर चर्चा करते करते कभी तो अपनी लाइन को छोड़ दिया करते। आज भी आपको सिर्फ मुसलमानों का दर्द नजर आया। अरे संविधान, अरे सर संविधान को, अरे सर है नागरिक, लेकिन झूठ तो मत फैलाइए ना। अरे बरगलाइए मत। देश की संसद से खड़े होकर अगर आप ये कहेंगे कि देश का मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन हो गया है तो सर आपसे सवाल पूछे जाएंगे विनय जी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि दिखाइए यहाँ देश का मुसलमान कहाँ पर सेकंड ग्रेड हो गया है या कौन सा सेकंड सिटीजन हो गया है। मुझे एक बार दिखा दीजिए वो तस्वीर लाकर कि ऐसा क्या हो गया देश के मुसलमानों के साथ कि अखिलेश यादव को संसद से कहना पड़ रहा है कि 2M दर्जे का सिटीजन हो गया है। जी हाँ, आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि 1953 में जो राज्यसभा का सदन चल रहा था तो बाबा साहब ने सदन में खड़ा होकर के कहा था कि मुसलमानों के हक और अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। आज क्या हो रहा है? अरे सर, मुसलमानों तो को किस आपको तरह ये से देखा बताना जा रहा है ना, संविधान पर चर्चा करते हुए संसद में जो बोल रहे हैं उसे एक बार प्रूफ कर दीजिए, उसे एक बार प्रूफ करिए कि यहाँ मुसलमानों के साथ ये हो रहा है और कैसे वो बन गए हैं 2M दर्जे के सिटीजन। आपको ये समझाना होगा। मैंने देखा सर संभल पुलिस के साथ क्या हुआ ये भी आपको बताना होगा। शिवम बस एक मिनट, 2 और मेहमान। अवनीश अवस्थी जी, सबने अपनी अपनी लाइन तो क्लियर कर दी ना। आज का ये भाषण देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी कितना फायर हैं और वो कितना कायर बीजेपी को समझ रही है या प्रधानमंत्री को समझ रही है। प्राची जी, पहली बात तो ये कि 1953 में बाबा साहब ने, तो इस समय उसका मतलब मुसलमानों के साथ उनके अधिकारों के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रही थी, तभी बाबा साहब ने कहा होगा। ये तो आज मान लिया कि 1953 से हो रही है, ये मान लिया, खुलेआम मान लिया। मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, मैं बीच में नहीं बोलता। बाकी बाबा साहब ने जो पाकिस्तान वाली किताब में लिखा है, एक बार उसका भी उदाहरण कुछ दे देते तो ज्यादा अच्छा था। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही तहसील ने कही कि इस देश में मौलिक अधिकारों की संकल्पना जो है वो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की। मुझे तो लगता है उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में, रामायण में, गीता में, अरे पंचतंत्र की कथाओं में मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार सिर्फ मनुष्य का नहीं, यहाँ तो शिवी की कथा है जिसमें एक बाज अगर एक कबूतर अगर शरण में आता है तो राजा कहता है कि मैं अपना शरीर काट के दूंगा, उसको जीने का अधिकार है। ये वो है भारतवर्ष। और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मौलिक अधिकारों की कल्पना की। इसके पहले तो भारतवर्ष में मौलिक अधिकार नाम की कोई कल्पना ही नहीं थी। जैन धर्म में जियो और जीने दो की है, बौद्ध धर्म देखो जहां करुणा है, धर्म के लक्षण जो 10 हैं उसमें करुणा, धैर्य, ये सब कुछ है। ये सब कुछ भारतवर्ष के उस आत्मा में, अध्यात्म में स्थित है। इसीलिए भारतवर्ष के संविधान में मौलिक अधिकार को समाहित किया गया। तीसरी बात जो आपने कही कि फायर और कायर वाली बात, पहली बार तो कहानी है, पहली बार तो कहानी है। मुझे लगता है कि कायर कौन हो सकता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिले चाइनीज एम्बेसी में और कोई उससे पूछे कि आप मिले, उसने कहा नहीं मिला, मैं नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, फिर फोटो आ जाए, फिर कुछ ना कहे वो, तो कायर कौन हुआ? झूठ बोलने वाला हुआ या सच बोलने वाला हुआ? नहीं, लेकिन देश ऐसा के पहली बार नहीं। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर को याद ना करना और मैं अच्छा उनको उसका तभी भी याद करना प्राची जी, जब उसका- आपको गलतियां गिनानी है, उसका भी जवाब दे या देता हूं। अपना पत्ता झाड़ लेना है, अपना जवाब, पल्ला जवाब, झाड़ जवाब। लेना है। प्राची जी 10 सेकंड और। ये किस श्रेणी में लाकर 10 खड़ा सेकंड, करें हाँ, आप? हाँ। नहीं, ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा याद किया गया, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में है। और हम याद करते हैं 370 के लिए याद करते हैं, कश्मीर के एक्सेशन के लिए याद करते हैं, 1962 की लड़ाई के लिए याद करते हैं। करना चाहिए, राजनाथ सिंह जी बोलना चाहिए था ये कि नेहरू जी के समय में 1962 की लड़ाई में हम हारे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय फौज को रक्तदान देने से मना कर दिया था। अवनीश जी,
गलतियां याद करनी है तो आप पंडित नेहरू तो का नाम आज वो क्या लेंगे। कर रहे हैं? लेकिन आज जब आज क्रेडिट जीडीपी की देना बात कर रहे हैं, आज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है कोई? जब क्रेडिट देना है। नहीं आप, अरे भैया 2014 की तुलना में देख लो। अच्छा संजीव जी, व्यक्ति आय मैं क्या आ रही हूँ, है? मैं सर आ रही हूँ, फिर उसके बाद संजीव जी को चर्चा में ले आती हूँ। विनय जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, संजीव जी को ले आती हूँ मैं। संजीव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज का जो भाषण आपने भी देखा होगा, इंडिया गठबंधन से प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी हो जाती हैं, फायर नजर आया आपको? कौन फायर कौन कायर, ये स्पष्ट हुआ प्रियंका जी की स्पीच के बाद? तो गठबंधन तोड़ दिया दिल्ली नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि संविधान खतरे में है और सरकार कह रही है कि संविधान बहुत मजबूत है। मैं बता रहा हूं कि खतरे में कैसे है। पिछले एक दशक में देश के संवैधानिक संस्थानों का जिस तरह से क्षरण हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरबीआई की साख खा गए आप, सीबीआई की साख खा गए आप, ईडी की साख खा गए आप, इलेक्शन कमीशन की साख खा गए आप, और तो और छोड़ दीजिए आप, देश में आंखों के सामने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में एक मजिस्ट्रेट वहां पे धांधली करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिता देता है और उस पर गृह मंत्री उसे बधाई दे देते हैं। बहुत अच्छा, शानदार तरीके से आपने अपना काम किया। संविधान खतरे में कैसे है? जब विद्यार्थियों के लिए जब परीक्षा, आप एक परीक्षा अदना से एक परीक्षा फेयर नहीं करवा सकते हैं, विद्यार्थियों पर लाठियां चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजीर पेश करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश बना देंगे। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की स्थिति क्या है? परीक्षार्थियों की स्थिति क्या है? यूपीएससी और बीपीएससी और आरओ के एग्जाम से पहले जो रूल्स और रेगुलेशन जो पहले जारी किए जाते हैं, बीच एग्जाम के पहले 1 महीने पहले कहते हैं कि नहीं इसमें बदलाव हो जाएगा। कहां संविधान खतरे में? नहीं है खतरे में, कुछ खतरे में नहीं है। हमें बताया जाता है कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। वहां चले जाइए, देश के प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा, यहां चले जाइए सीना चौड़ा। अरे हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। शिक्षा, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आप दाढ़ी ठोक रहे हैं। 1 एजुकेशन 1 नेशन क्यों नहीं हो सकता? ये बताइए, इसके बारे में सोचा कभी आपने? हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचेंगे? ठीक। हमारे देश में 1 नेशन 1 हेल्थ केयर सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? इसके बारे में बात आपने करेंगे प्रूव आप? कर दिया कि संविधान खतरे में है ना? निश्चित जो तो- यानी कि मैं जो सिर्फ ये कांग्रेस कह रहा हूं मुद्दा कि उठा एक रही ऐसी है, पार्टी सत्ता सर, में बस आई एक है मिनट, जो जो केवल कांग्रेस और पूरा केवल मुद्दा अपना- उठा रही है और जो बाकी दल मिलकर मुद्दा उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसी संविधान को बचाने के लिए आप एक साथ आए थे। अब क्या हो गया सर? दिल्ली में सब कुछ ठीक ऐसी हो पार्टी गया? केंद्र में बैठी हुई है ना, जो ना, दिल्ली में केवल और सब कुछ केवल ठीक हो अपने आप गया? को मजबूत करने के सर, लिए एक पूरे मिनट, हिंदुस्तान को दिल्ली में कमजोर सब कुछ करने का ठीक हो प्रयास गया कर क्या? रही है। संजीव जी, दिल्ली में सब कुछ ठीक हो गया क्या? संविधान बचा हुआ है क्या दिल्ली में? मैंने अब कहा साथ कि की जरूरत सबसे नहीं है? ज्यादा प्रताड़ित तो दिल्ली ही है, सबसे ज्यादा आक्रमण तो दिल्ली पे ही हुआ है। फिर यही कह रहे हैं एक सर, चलती हुई सरकार संविधान को, को एक छोटी सी बचाने सरकार के को लिए बेहतर जो लोग तरीके एक से काम साथ कर रही आए है। थे, कहाँ वो नहीं लोग अब प्रयास अलग किया अलग गया? क्यों हो गए? इसको खत्म करने अरे के सर, लिए कौन दिल्ली कौन से तरीके नहीं इस्तेमाल दिल्ली किए गए? में आपने कांग्रेस को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? संविधान ठीक चल रहा है दिल्ली में, मैं जो- अकेले लड़ लीजिएगा लड़ाई, मैं एक जो साथ की भारतीय जनता जरूरत नहीं पार्टी है। के सामने और केंद्र के सामने जो सवाल मैं पैदा कर रहा हूँ या खड़ा कर रहा हूँ, उसका जवाब मुझे चाहिए। अरे एक- जवाब दीजिएगा, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब मैं तो- दीजिए। वो तो बीजेपी जवाब देगी। तो बात तो संविधान पे कर रहे हैं ना, हाँ, हम तो मैं यही भी कह रहे हैं कि संविधान पर ही खतरे बात में कर है रही और हूँ। भारतीय जनता अरे पार्टी सर, मैं लगातार भी अपने आप को संविधान पर ही मजबूत बात करने कर के रही लिए हूँ कि संविधान एकाएक पर दिल्ली में डाल रही है। संविधान ठीक हो गया क्या? कि अब आपने कांग्रेस को कह दिया अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब तो हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ लेंगे। इसी संविधान के लिए आप लोग सब एक साथ आए थे ना। सदन में किसके अंदर फायर दिखा? प्रियंका गांधी की ये पहली स्पीच कितना सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो पाई, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। शिवम त्यागी जी, आज तो एक एक मुद्दे पर वो आप लोगों से सवाल कर रही थी। उन्होंने मणिपुर पर आपसे सवाल किया, उन्होंने संबल पर आपसे सवाल किया, उन्होंने ये तक बताया कि अगर है हिम्मत आप लोगों में तो क्यों नहीं करा देते हैं बैलेट पेपर से चुनाव? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं। अभी पिछले दिनों 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन थी जो खारिज की गई। सवाल जवाब कुछ इस तरह से थे कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं ये कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपके पास अगर कोई सबूत हो तो ले आइए। फिर इन्होंने, इनके लॉयर ने कहा कि नहीं, वो वाईएस रेड्डी और भी तमाम नेता जो हैं वो कहते हैं कि बैलेट पेपर खतरनाक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो जब वो जीत रहे थे तब खतरनाक नहीं थे। फिर उन्होंने इलॉन मस्क का भी उदाहरण दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों हम दुनिया से बेहतर क्यों नहीं हो सकते। अब आगे आता हूं, इलेक्शन कमीशन ने भी इन लोगों को बुलाया था कि भाई ईवीएम हैक करना हो तो आ जाओ, और वो जो आम आदमी पार्टी के जो वो पेचकस बाबू हैं सौरभ जी, वो भी, उनको भी बुलाया था। पहुंच तक नहीं पाए ये लोग। चीख चिल्ली करने से यहां पर कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में कोई दिक्कत है तो जाकर हैक करके दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। आप एक्सपर्ट्स लेकर जाइए ना, और अगर आपको लगता है कि ये असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित करिए। दोनों ही जगह साबित नहीं कर पाते, यहां आकर भाषण। अब आगे आता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कहा कि भाई नहीं,
एक देश एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। मैं एक चीज के लिए तो बिल्कुल पूरे तरीके से अग्री करता हूं, इस देश में हर एक नेता के लिए एक देश और एक शीश महल तो जरूर होना चाहिए। 10 साल से सत्ता की मलाई चाट रहे हो, दिल्ली में बैठ के हुआ कुछ है नहीं, यमुना इनसे साफ नहीं हुई, पोल्यूशन इनसे साफ नहीं हुआ, शिक्षा इनसे नहीं सुधरी, अपना शीश महल हजारों करोड़ का बनाकर बैठ गए, सड़कें ये नहीं बना पाते, दिल्ली की हालत इतनी खराब है, यहां पर आकर 10 साल बाद भी भाषण। अरे अब कुछ और भी चाहिए क्या? फिर भी संविधान पर बात कर रहे हैं ना, हाँ, उस पर भी आता हूं। जब शीला दीक्षित जी के समय में क्राइम हर होता सरकार था, में होती है, अभी वो ये कह रहे हैं हमें चिंता संविधान उस पर की भी आ रहा है, हूं, अभी उस पर भी संविधान आ रहा हूं। खतरे में। विनय जी तो अभी मान उस नहीं पर भी रहे आ रहा हूं, संविधान अभी उस पर भी आ रहा हूं। जब शीला दीक्षित जी के समय में क्राइम होता था, टोपी लगाकर बैठते थे, कहते थे मुख्यमंत्री इतनी भी कमजोर नहीं हो सकती कि कुछ हो जाए। आज तो कुछ नहीं कर पाते। अब संविधान पर आता हूं। अगर चोरी करोगे तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, वो जेल जाएगा। संविधान उसको बचाने के लिए नहीं है, चोरों को बचाने के लिए संविधान नहीं है, चोरों को जेल में डालने के लिए संविधान है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ असंवैधानिक कुछ हो रहा है तो कोर्ट में जाइए, यहाँ शरिया नहीं है। और अब आगे आता हूं, आपने जो कहा संभल वाले विषय पर, मणिपुर वाले पर, मुझे लगता है मणिपुर में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हो सकता है कि अब प्रियंका जी देश में थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, मेरे देश के गृह मंत्री ने 2 घंटे से ज्यादा बोला, एक सवाल का जवाब दिया। और अब आ गया कि मामला सॉल्व नहीं हुआ, और अब आ गया हाँ। एक देश के और परिवार की बड़ी नेता होने के नाते ये मुझे समझ में नहीं आता कि प्रियंका गांधी को संभल ही क्यों याद रहता है। ये अभी पिछले दिनों जो संदेश खाली में हुआ, उस पर तो एक शब्द नहीं निकला। वो आरजीकर कॉलेज में एक बेटी का रेप हो गया, पूरे देश में हंगामा, उस पर तो एक शब्द नहीं निकला। मिले संभल के पीड़ित उनसे मिले, और तो जब वो पीड़ितों की बात कर रही हैं, पीड़ितों को संभल के बुला सकते हैं, उन बेटियों को भी बुला लेते हैं। अब विपक्ष क्या, अब विपक्ष के मुद्दे क्या आप तय करेंगे? यही तो कह रही है ना वो, क्या इतने तानाशाह हो गए हैं कि आलोचना बर्दाश्त नहीं है। लेकिन विपक्ष की हिपोक्रेसी को हम एक्सपोज करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सदन में यह भी बोला गया कि जिस तानाशाही की बात कांग्रेस करती है, तानाशाह तो खुद हैं। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री शपथ लें तो उनके सभी अपराध माफ होंगे, ये राजनाथ सिंह जी ने बोला है आज सदन में। इससे बड़ा तानाशाह क्या हो सकता है? फिर विनय जी आ रही है। 2 चीज। सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रियंका जी से संभल की बात क्यों करती है। कल ही इंडिया टीवी में लाइव देख रहा था, राहुल जी हाथरस गए, वहां के लोगों से मिले, तो हाथरस के लोगों से भी मिले। बात हाथरस हो, संभल हो या और कहीं हो, मणिपुर, उस पर बात करते हैं। फर्क यह है कि विपक्ष जो है वो काम की बात करता है, साहबजादे जो है मन की बात करते हैं। मन की बात बंद हुई, अब काम की बात हमें करनी चाहिए। 2-2 घंटे बात करने से नहीं, एक्शन क्या हुआ मणिपुर में, ड्रोन और रॉकेट्स आ रहे। शहजादा मत बोलिए, दिक्कत हो जाएगी। मैंने शहजादा बोला ही नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि दिल्ली में संविधान सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं उस सरकार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को हटाया गया। एलजी चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज किया गया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से। क्या ये सही है? क्या वो स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ? अब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चला गया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके सामने हम सब सर जगह, क्या वो सही है? अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन कब आलोचना होगी? सरकार के मुद्दों पर आप लोग एक साथ आए थे, अब ऐसा क्या हो गया? मैं कुछ ठीक हो गया? मैं बोलता हूँ, जब इलेक्शन का नाम आते ही अब कहते हैं जी हम तो अब साथ साथ नहीं, हम आपके हैं कौन? मैं लगातार, और आपके शो के हर आप पहले के एपिसोड निकाल दीजिए, हर बार मैंने कहा इंडिया अलायंस एक नेशनल लेवल पर संविधान को लेकर पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन है। ये इसलिए बनी है। स्टेट लेवल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे। सर राहुल संभल जाते हैं तो रामगोपाल जी कहते हैं औपचारिकता मत पॉलिटिकल टूरिज्म। ये अडानी पर शोर करते हैं, अडानी पर प्रदर्शन करते हैं, तो समाजवादी पार्टी कहती है जी अडानी और सोरोस के अलावा भी मुद्दे हैं। करेक्ट। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पर जो 3 लोग हैं, हमारे अंदर लोकतंत्र है, हम जमहूरियत में यकीन करते हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करने के बाद हम दोस्त रह सकते हैं, और साथ में जो देश के जरूरी मुद्दे उस पर हम खड़े हो सकते हैं। हम बिल्कुल दोस्ती है, देश के जरूरी मुद्दे पर हम खड़े हैं। भाजपा जो है वहां पर 2 मैन शो चलता है, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि भाजपा के एजेंडा के खिलाफ जाए। अभी देख रहे हैं 14 दिन हमारी 13 दिन सरकार नहीं बनी थी, तो ये कहने लग गए थे कि ये देखिए क्या हालत है इनमें। विनय जी बोलिए अपनी बात बोलिए। बच्ची जी, जेपी नड्डा जी ने कहा कि सभापति की आलोचना नहीं हो सकती है। आपको भी मालूम होगा 10 अगस्त 2017 को जब हामिद अंसारी जी रिटायर हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। इनकी सोच देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हामिद अंसारी जी हम लोग के बीच में रहे, इतने समय तक कार्य किया, लेकिन इनकी सोच जिस कम्युनिटी में थे ऐसी ही सोच थी, ऐसे ही
ऐसे ही लोगों की सोच के गलत है। बीच में बिल्कुल कहे, Absolute गलत है। कैसे कहे, कैसे गलत है? ये आप समाजवादी भी वाले बताइए पढ़ते क्या पढ़ाते कहे? नहीं है क्या? बिल्कुल झूठ कहे, बोल रहे हैं ये। बिल्कुल कहे। हामिद अंसारी की तारीफ आप लोगों की ये सोच कैसी बात देश है? को तोड़ने नहीं, वाली नहीं, है। नहीं, ये गलत। आप लोग की सोच अच्छा ठीक देश है, को खंडित चलो करने मैं वाली गलत है। बोल रहा हूँ। तहसीन भाई से पूछिए बिल्कुल क्या नहीं बोला था गलत है। प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा? बिल्कुल नहीं गलत है। उन्होंने याद नहीं है क्या होता है, मतलब ये कमाल बात हो गई। ये देखिए हामिद अंसारी कांग्रेस वालों से की पूछे, अच्छा तहसीन जी से पूछे, तहसीन जी क्या प्रधानमंत्री ने कुछ गलत कहा था हामिद अंसारी को? बिल्कुल अच्छा आप बताइए, अच्छा आप बिल्कुल बताइए, कहा आप में तीनों में तो लोकतंत्र है ना, बताइए ना प्लीज। इससे आगे से एक सेकंड रुक जाइए। देखिए जब वो बोलते हैं आप बीच में बोलने लगते हैं और वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके बाद फैक्ट चेक कर दीजिएगा, फैक्ट चेक कर दीजिएगा। अरे फैक्ट चेक कर दीजिएगा, मैं फैक्ट चेक कर दीजिएगा। हाँ बोलिए विनय जी, चेक क्यों करना है? और रही बात संविधान की, नहीं चेक क्यों करना है? संविधान की तहसीन भाई अभी बताएंगे, बताइए बोला था कि नहीं बोला था? आप समाजवाद को बोलने दीजिए, हमारे भाई की बोलने आवाज दीजिए, मत प्लीज दबाइए। बोलने बोलिए। दीजिए। देखिए आवाज आप संसद में चलिए, दबाते हैं, झूठ ही सही, लेकिन बोलिए। दबा रहे हैं। झूठ बोलिए आप बोलिए। लोगों को तो अपनी पार्टी का नाम बदल के झूठ की पाठशाला रख लेनी चाहिए। झूठ के हम ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल है। आपको तो झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी होना चाहिए। स्क्रिप्ट लेके हामिद कहाँ से अंसारी आते पर हैं? बताइए क्या बोला आप था? झूठ का स्क्रिप्ट लेके कहाँ से आते हैं? विनय जी पार्टी से- विनय जी मेरी लौट बात को कर पूरी आते करने हैं दीजिए। सर, संविधान पर लौट कर आते देखिए, हैं। मैं आपकी मैं बात को उसी पे पूरी आ रहा होने हूं, दूंगी। मैं उसी पे मैं आ रहा हूं। आज संविधान मैं- पर चर्चा आपके नेता ने जो कहा, मैं सिर्फ उसी पर रहना चाहती हूँ। मैं- प्रियंका गांधी बिल्कुल, प्रियंका गांधी मैं- कह रही थी अडानी मुद्दा मैं उसी पे है, आ रहा आप हूं। लोग मैं- कहते हैं अडानी और सोरोस के अलावा भी कोई मुद्दा है। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज जो स्थिति है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, लोगों के हक और अधिकार को कैसे छीना जा रहा है। आज युवा बेरोजगार हैं, नौकरी किसको मिल रही है? अमित शाह के लड़के को नौकरी मिल रही है, युवा बेरोजगार सड़क पे टहल रहे हैं। यही संविधान है। आज का संविधान लोगों के हक और अधिकार ऐसे ही मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और रहेगी। तो फिर इनकी सिर्फ क्यों मानसिकता कहते ही हैं आप, ऐसी है। जब इस देश में इतनी ही खामियां हैं, जब इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सिर्फ चुनकर मुसलमानों का दर्द क्यों नजर आता है आपको? नहीं मुसलमान सबकी हम बात तो करिए सबकी ना, बात करते हैं। सबकी बात हमने करिए। हमने हमने फिर आप करके कहिए ना दिखाया कि है। सब आइए आप उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर सिटीजन हैं, आप जितने आइए भी उत्तर सिटीजन प्रदेश के हैं, अंदर वो सब सेकंड क्लास हो गए हैं इस देश में। ये बोलिए ना फिर उसमें क्यों कहते हैं कि अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बना दिया है इन्होंने? बिल्कुल, आप टारगेट किया जा रहा है। संविधान की चर्चा टारगेट को किया जा रहा है आप अपने भारतीय वोट जनता बैंक की पार्टी के चर्चा क्यों द्वारा। बना रहे थे? भारतीय संविधान जनता की पार्टी के चर्चा को द्वारा आप अपने टारगेट वोट बैंक किया जा की रहा है। चर्चा क्यों बना रहे थे? बिल्कुल भारतीय जनता अच्छा, पार्टी के बना द्वारा रहे थे। टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश छोटा यादव जवाब, के बहुत छोटा जवाब। अखिलेश हाँ, यादव फिर के आगे। हिसाब से मुस्लिम जो है इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन है। आपको छोड़ के मेरा भाई बराबर में मुस्लिम ही खड़ा है, वो तो फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा बेहतर सिटीजन लग रहा है भाई। कौन सा सेकंड क्लास सिटीजन है बताओ? अब क्या करें? अब इनको यहाँ ऊपर खड़ा कर दे इस पर, तभी लगेगा फर्स्ट क्लास सिटीजन है। या फिर एक काम करते हैं तो सारे हिंदुओं का राइट कर्टल करके उनको ही दे देते हैं। अरे गजब बात हो गई है भाई, सब हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी है इस पैनल में, सब बराबर बोल रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा बोल रहे हैं। कंफ्यूज करते हैं। नहीं तो उनको फिर मुस्लिम ही आपके मुस्लिम क्यों नेता नजर आता जब है? 80-20 की बात करते हैं, आपके नेता जब हाँ। कहते हैं आपके मंगलसूत्र हाँ। ले जाएंगे, हाँ, आपके बताइए। घर से आप सामान बात ले जाएंगे, करते हैं। तो ये 80-20 कंफ्यूज होते हैं। 80-20 का मतलब है आपके 80 नेता कहते हैं ये बैकग्राउंड गिरिराज में सिंह ढोल थोड़ी ना कहते बजाना है, हैं रुको भाई कि जरा, सबको अब रोको पाकिस्तान इनको। चला जाना विनय चाहिए। जी, विनय आप जी। अरे किस रोक की दो बात भैया, करते रोक हैं? विनय जी एक मिनट, हाँ अरे बोलिए। कैमरामैन भैया सेलो टेप लाओ तो लगा दो, रुक ही नहीं रहे हैं। थैंक यू। मैं एक चीज हाँ, कहना आप चाहता भी हूं। बोल रहे थे उनके नहीं, बीच मैं एक में। चीज नहीं। कहना चाहता हूँ, सुनिए। हाँ। 80-20 जब हम कहते हैं इसका मतलब है 80% समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 20 बाकियों के। पहला। इसके अलावा अगर हम बाकियों के इतनी मासूमियत, अगर इतनी मासूमियत होती है आपकी बातों में, अब आप तो इनको माने ना माने, अब बाकी- अब एक और इतना डर चीज- ना होता। शिवम और मैं सबसे मासूम है। अब एक और चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पर विषय बहुत साफ है। आप लोकतंत्र में हैं, आप संसद में हैं, आपको सवाल उठाना है, आपको बेरोजगारी उठानी है ना। आप बेरोजगारी में हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? इतना भाषण देने की क्या जरूरत है? क्यों माइनॉरिटी अच्छा, ठीक है, अपील करना है? चूक सीधा गए, बोलिए। फिर आ रही मैं संजय। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर पर बोलना है तो हिंदू मुस्लिम बोलने की जरूरत है क्या? अच्छा, चूक गए शिवम क्या? के लिए भी बोलिए, सलमान के लिए हर भी जगह बोलिए, पर- लेकिन लाल टोपी लगा के बस एक ही ख्याल अच्छा, आता है, एक मिनट। मुसलमान मुसलमान हर मुसलमान। जगह गजब हो गया पर भाई। हिंदू मुसलमान करना, ये लाइन को भटका देने जैसा नहीं है। या फिर अपने वोटर्स को आप सदन के अंदर से भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो लड़ाई है ना वोटर्स की यूपी में 2 लड़कों में। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। बहराइच में जो मारे गए राम गोपाल मिश्रा जी, वो भी गरीब परिवार से आते थे, और जिनका जिक्र प्रियंका जी ने किया, जिनका जिक्र किया, जो लोग मारे गए संभल के अंदर, वो भी गरीब परिवार से आते थे। मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि बीजेपी के नेता हो या ओवैसी साहब के बच्चे के नेता हो, ये सारे जाते विदेश में, इनके पास नौकरी, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, मारा जाता है गरीब का बच्चा, मारा जाता है सिर्फ जो जिनके पास नौकरी नहीं। ये देश के मुद्दे, और इन मुद्दों पर माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रियंका गांधी जी बात करी थी। इन मुद्दों पर उनको चर्चा नहीं करनी, इसलिए पार्लियामेंट छोड़कर भागते, और सलीम और साहिल इसके बीच में दरार लाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो इसलिए ना आप कहते हैं सलीम और कि साहिल तो दोनों ही उनके आप हैं। ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं वो टारगेट पर है, और खासकर मुसलमान। तो भी आपसे सवाल ना पूछा जाए कि सिर्फ मुसलमान ही टारगेट पर है इस देश में?
जो कुछ गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है आप लोगों के डालने साथ। नहीं दिया गया। मटन, मंगलसूत्र, मच्छी, भैंस लेके आपकी भैंस ली जाएगी, ये सब बातें किसने की? दंगों को कपड़ों से पहचाना जाता है, ये बात किसने की? आज ये तो बात है, बात ये है, ठीक है, बात अवनीश है कि जी। ये बातें नहीं होनी चाहिए ठीक है, देश के अंदर, हमें अवनीश- बात करनी चाहिए गरीबों की। ठीक है। अब निजेश जी, आज तो प्रियंका गांधी क्रेडिट भी ले रही थी, शाबाशी दे रही थी अपने पूरे अलायंस को और अपने आप को कि ये हम हैं, हम पूरे चुनाव आरक्षण पर बात करते रहे, लेकिन ये मटन मंगलसूत्र की बात करते रहे। आज लोग ये कम से कम जातिगत जनगणना पर खुलकर अपना स्टैंड तो रख रहे हैं, ये कामयाबी है विपक्ष की। ये जो इंडिया अलायंस है ना, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उसके लिए था ये वाक्य। ये बीजेपी के लिए, सरकार के लिए नहीं था। ये अपना दोबारा से हमारा नेतृत्व स्वीकार कर लो, ये उसके लिए था ये सारा वक्तव्य। एक बात। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि भाई नड्डा जी ने कहा कि वो सभापति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हामिद अंसारी के। उन्होंने संसद में बोला, आपके नेता को संसद में ये बोलना चाहिए था कि हामिद अंसारी के, उसके बाद जवाब मांगा जाता आपसे, प्रिविलेज मोशन आता कि आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला तो प्रिविलेज मोशन आता आपके खिलाफ। लेकिन आप यहाँ खड़े होकर बोलेंगे, आप यहाँ खड़े होकर बोलेंगे, आप संसद में नहीं बोलेंगे। मैं बीच में, प्राची जी ये कहाँ से पकड़ के ले आते हो आप? ये अभी थोड़ी देर पहले बिना टोपी के खड़े थे, या माइक के कैमरे के सामने आते टोपी लगा लेते हैं। टोपी लगाते ही फिर नहीं सबके बोलेंगे रिएक्शन ऊपर हो जाता है सीधा। अच्छा नहीं बोलेंगे, वो बोलिए अब निजेश जी, कंप्लीट करिए। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है कि मैंने आपको बड़े साफ से कहा, संविधान का खतरा, संविधान खतरे में कब आया? 1976 में, जब इमरजेंसी लगी। तमाम लोग, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, अल्पसंख्यकों का किस तरीके से मतलब नसबंदी हुई वहां पर, उस समय परिवार नियोजन किस तरीके से लागू किया गया, जिस तरीके से जेलों में भरा गया लोगों को, वो क्या था? वो ऐसा कभी न पहले हुआ था न बाद में हुआ, यह सिर्फ उस समय हुआ। किस तरीके से संविधान को, संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सुपर किया गया, सीनियरिटी उसमें ताक पे रख करके तीसरे चौथे नाम की व्यक्ति बनाई गई, 3 जजेस ने रिजाइन कर दिया। यही नहीं, एक सबसे अजीबोगरीब कहानी है। एक व्यक्ति एमपी था, उसको जज बना दिया, उससे एक फैसला ले लिया, वो वापस जज बन गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उसके बाद फिर वापस एमपी बन गया, फिर राज्यसभा आ गए, फिर राज्यसभा आ गया। ये चीज आप ऐसा लोग कर रहे दूसरा हैं ना? उदाहरण जरूर चाहिए। यही चीज बीजेपी कर रही है और इसलिए संविधान खतरे में है। क्यों संजीव जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जिस संविधान की दुहाई आप लोग दे रहे हैं, आपको ये भी तो याद करना पड़ेगा जिसके साथ आप खड़े हैं, उसने ही सबसे बड़ा खिलवाड़ संविधान के साथ किया था। उसी उसने संविधान ने देश में केजरीवाल को बेल आपातकाल- दी है भाई। उसी समय पर आपातकाल लगा था, जिस पार्टनर के साथ आज आप खड़े हैं और कह रहे हैं हम एक हैं, जबकि दिख नहीं रहे दिल्ली में। बोलिए। हम फिर एक बार बता रहे हैं कि संविधान कैसे खतरे में है। दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में पताका फहरा के आती है और दिल्ली में चारों खाने चित हो जाती है। क्या क्या जुगत नहीं लगाती है दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए। 2.5 दशक से ज्यादा हो गए दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब क्या किया? अब पिछले दरवाजे से वोटरों को काटना शुरू कर दिया। वोट काटेंगे। अब वोट काटने के बाद में कुछ लोगों की छटनी यहां से अब एनआरसी नई तरीके से करना शुरू कर देंगे। क्या क्या नहीं करेंगे आप? सब कुछ करना है, सब कुछ कीजिए। अधिकारों की कटौती कर दीजिए। एक दशकों तक लड़ाई लड़ने के बाद में आम आदमी पार्टी को एक व्यवस्था देती है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी आप बदल देते हैं। लगातार एलजी साहब इंटरफेयर करते हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल, जो बसों में 11,000 मार्शल थे, उसको दोबारा यदि बहाल करने की बात, पहले तो हटा दिया। विनय जी से सवाल पूछा था, वही मैं आपसे दोहरा देती हूँ। संविधान इस देश में है कि नहीं? अभी मैंने कहा कि खतरे में तो है ही, है ना? कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक ऐसी सरकार आई है केंद्र में जो लगातार छोटी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है, तोड़ रही है, जोड़ रही है, भ्रष्टाचार का बेजा भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उसको तोड़ने। कैसे खतरे में सर? ईडी सीबीआई अगर गलत केस में अंदर डाल भी रही है तो आपको न्यायालय से राहत मिल तो रही है ना, फिर भी संविधान खतरे में मैं है। आपके ऊपर आरोप लगा दे रहा हूं, आप चले जाइए जेल में, और मैं आपके घर वालों को ये संतुष्टि दिलाऊंगा कि आप सही होंगी। आप यदि अपराधी नहीं होंगी तो वापस आ जाएंगी। सारी कहानी जब तक खत्म हो जाएगी। ये बात समझिए आप ये बात समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। समझ रही हूँ, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। वही संविधान अगर आपको अंदर डाल रहा है तो वही संविधान आपको बाहर ये लेकर आ कहना रहा है। बहुत आसान संजीव है जी, कि आप मेरे पास चले बिल्कुल जाइए समय नहीं है, दोनों के पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।